हेलो एग्री स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एग्रीकल्चर बॉटनी है। यूपी बोर्ड का 2018 का पेपर है ये। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आज इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, सड़ते हुए अंगूर के फलों में होता है। तो जो सड़ते हुए अंगूर के फलों में होता है वो यीस्ट होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद मूल रोम उत्पन्न होते हैं। तो जो मूल रोम उत्पन्न होते हैं वो जड़ की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें मूलीय त्वचा से होते हैं। ठीक है, वलकूट अंतः त्वचा परिरंभ से नहीं होते बल्कि मूलीय त्वचा से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है कि पोएसी कुल के पुष्पों में पाए जाने वाले लाडिकुल्स रूपांतरित होते हैं। तो ये जो हमारे पोएसी कुल के पुष्पों में जो लाडिकुल्स होते हैं वो रूपांतरित होते हैं हमारे परिदल पुंज के। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि जो सूत्री विभाजन है इसके अध्ययन के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है। तो जो सूत्री विभाजन होता है तो उसके अध्ययन के लिए जो सबसे अच्छा पदार्थ माना जाता है वो प्याज के जो मूल शीर्ष होते हैं, यानी कि जो प्याज की जो जड़ होती है उसका जो शीर्ष भाग होता है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, लेकिन इसका तो इससे कोई संबंध था नहीं, लेकिन बोटनी में ये पूछ लिया गया था। तो इसके बाद आते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन। तो इनमें क्या होता है हमारा, इनमें या तो एक शब्द में उत्तर दो आप, या फिर जिसका एक शब्द में है उसका एक शब्द में दे दो, वरना एक लाइन में हो सकता है तो एक लाइन में उत्तर दे दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा, जैव उर्वरक से प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो जो हमारे जैव उर्वरक हैं उनसे हमें क्या लाभ है। एक तो ये खेत की में जो है जैव उर्वरक जो होते हैं वो खेत में उपजाऊ करते हैं। ठीक है, भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, दूसरा, इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तीसरा लाभ क्या होता है कि जो हमारे राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ठीक है, जिससे वातावरण की नाइट्रोजन सीधे हमारी भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, जिससे हमारी भूमि उपजाऊ होती है। ठीक है, ये लाभ इसमें लिख देंगे आप। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सत्य जीवाणु और आर्की जीवाणु की कोशिका भित्ति में विभेद कीजिए। तो जो इनकी कोशिका भित्ति में विभेद है वो क्या है, जो सत्य जीवाणु होते हैं इनकी कोशिका भित्ति में एस्टर बॉन्ड होते हैं, और जो हमारे आर्की जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में ईथर लिंकेज होता है। ठीक है, तो जो सत्य जीवाणु हैं उनकी कोशिका भित्ति तो हमारी पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, और जो आर्की जीवाणु होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिग्लाइकेन की नहीं बनी होती। ठीक है, केवल यही लिख देंगे हम। इसके बाद जो आता है हमारा क्वेश्चन वो आता है फोर्थ कि फूलगोभी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जो फूलगोभी का वानस्पतिक नाम होता है हमारा वो होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ठीक है, और वैरायटी होती है इसकी बोट्राइटस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कैरियोप्सिस फल देने वाले कुल का नाम बताइए। तो जो कैरियोप्सिस फल है वो हमारे ग्रेमनी जो कुल होता है, ठीक है, ग्रेमनी या पोएसी कुल, उसमें कैरियोप्सिस फल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन है हमारा वो है नारियल के फल में खाने वाला भाग का नाम लिखिए। तो नारियल के फल में जो खाने वाला भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज हैं उनमें विभेद कीजिए। तो जो भ्रूणपोषी बीज है हमारे, तो एक तरफ लिखेंगे भ्रूणपोषी बीज और एक तरफ लिखेंगे अभ्रूणपोषी बीज। और भ्रूणपोषी बीज में लिखेंगे कि ये जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं वो परिपक्व बीजों में खाद्य संग्रह के लिए एक विशेष ऊतक होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, किसमें, भ्रूणपोषी में एक विशेष ऊतक होता है किसके लिए, खाद्य संग्रह के लिए। ठीक है, और जो हमारे अभ्रूणपोषी होते हैं उनके जो परिपक्व बीज होते हैं उनमें खाद्य संग्रह के लिए भ्रूणपोष नहीं होता। ठीक है, और उनका जो खाद्य संग्रह होता है बीजों का वो बीज पत्रों में होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है वो बीजों के निर्माण के समय जो है भ्रूणपोष का जो विकास है या डेवलपमेंट है वो तेजी से होता है भ्रूणपोषी बीजों में। ठीक है, और उसी में ही हमारा भोज्य पदार्थ एकत्रित हो जाता है। लेकिन जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं उनमें जो है उसका विकास नहीं हो पाता भ्रूण का। ठीक है, या तो विकास होगा ही नहीं तो होगा नहीं फिर भ्रूण। ठीक है, भ्रूणपोष, लेकिन अगर होगा तो बहुत पतली झिल्ली के रूप में होता है। ठीक है, जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो अंतर है हमारा वो है कि जो ये इसमें बीजपत्र होते हैं वो झिल्ली की तरह होते हैं भ्रूणपोषी में। ठीक है, अगर भ्रूणपोषी बीज है तो उसमें बीजपत्र झिल्ली के लिए समान होंगे,
और जो हमारा एभ्रूणपोषी है उनमें जो बीज पत्र होते हैं वो भोज्य पदार्थ एकत्रित करने के कारण मोटे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे अब भ्रूणपोषी को देखें आप, तो जैसे मक्का हो गई आपकी, ठीक है, गेहूं हो गया, ठीक है, इन्हें हम दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। लेकिन जो हमारा अभ्रूणपोषी बीज हैं, जैसे आपका चना हो गया, देखो आप बीच में से उसे हम दो पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो दो पार्ट बन जाते हैं। तो वो जो बीज पत्र होते हैं वो बीज पत्र होते हैं। ठीक है, बीज पत्र हैं जिसमें भोज्य पदार्थ एकत्रित होता है और एकत्रित होने के कारण ये फूल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कृषि में नीले हरे शैवालों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये अति लघु उत्तरीय पर्सन में है, तो हमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसके बारे में, थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, और इतना लिखेंगे जो टीचर हमें पूरे मार्क्स दे दे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर का आता है, तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें। तो जो नीली हरी शैवाल है, जैसे हमारी नोस्टॉक हुई, अब ये क्या है, ये नीली हरी शैवाल की प्रजाति हैं। ठीक है, ऐसा घबराना मत कि ये नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेरिया, ठीक है, ओसिलेटोरिया, ये क्या है, ये सब प्रजाति है नीली हरी शैवाल की। ठीक है, तो नीली हरी शैवाल जैसे नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेरिया, ओसिलेटेरिया आदि प्रजाति 45% तक वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन को वातावरण से लेती हैं और पौधों को उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, इनमें एक विशिष्ट कोशिका हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। किनमें पाई जाती है? नीली हरी शैवाल में। ठीक है, जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं और नाइट्रोजन का जो यौगिक है, नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट करके उन्हें पौधों को दे देती हैं नाइट्रेट में। ठीक है, पौधों को दे देंगी, इससे वायुमंडल भी हमारा प्रदूषित नहीं होता और भूमि के गठन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो हमारी होती हैं ये रासायनिक उर्वरकों से बेहतर होती है। बस इतना लिखेंगे। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखो वैसे तो आपके सिलेबस में ये है नहीं, लेकिन उत्तर बताने में क्या जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें क्लोरोफिल को आप ऐसे ही मानो जैसे कि बिल्कुल आप खाना बना रहे हो और आपके पास आग ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, पौधे के पास क्लोरोफिल, अगर किसी पत्ती में, जैसे हमारी पत्ती है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तो पत्ती ही पौधे का जो भोजन बनाने का काम करती है। और पत्ती जो हरी पत्तियां होती हैं केवल वही पौधे का भोजन बनाने का काम करती हैं। और जो हरी पत्ती होती है वो किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल आप मेनली मान के चलो, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल जिस पत्ती में होगा या जो जिस भी पार्ट में होगा क्लोरोफिल, केवल वो ही पत्ती या पार्ट प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। और इसीलिए जो पत्तियां होती हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी कहा जाता है। और जो हमारा क्लोरोफिल होता है तो ये 2 पार्ट होते हैं इसमें, एक तो होता है क्लोरोफिल का ग्रेना और एक होता है क्लोरोफिल का स्ट्रोमा। ठीक है, तो जो हमारी प्रकाशीय अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो तो होती है क्लोरोफिल के ग्रेना में, और जो हमारी अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो होती है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में। ये आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण आप पढ़ते तो ये आपकी समझ में आता। तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा ग्रह के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो हमारी कोशिका है, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है तो इससे क्या होता है? हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये जो ऊर्जा है हमारी एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमारा ऊर्जा का पावर हाउस भी हम कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। अब जब आवश्यकता पड़ेगी ऊर्जा की कोशिका को, तो क्या होगा? एटीपी जो होगी हमारी एडीपी और हमारे फास्फेट अणु में टूट जाएगी। ठीक है, किसमें? एडीपी और फास्फेट अणु में, एडिनोसिन डाइफास्फेट और फास्फेट अणु। ठीक है, देखो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट यानी कि इसके पास 3 फास्फोरस थे। अब एडिनोसिन डाइफास्फेट और फास्फेट यानी कि एक फास्फोरस का अलग हो गया फास्फेट, और एक हमारा एडिनोसिन डाइफास्फेट अलग हो गया। उसके बाद 2 फास्फेट हैं, उसके बाद एक फास्फेट अलग हो गया। तो जो ये फास्फेट अणु अलग हुआ, ये हमारा कोशिका को ऊर्जा देने का काम करता है, और इसीलिए इन्हें जो एटीपी के अणु है इन्हें भी ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, तो ये होती है इसकी भूमिका माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 80S और 70S राइबोसोम में विभेद कीजिए। ठीक है, तो जो हमारे 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं
ये कुछ बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, कुछ बड़े आकार के होते हैं और इनकी जो छोटी इकाई होती है वो 40S तथा बड़ी इकाई 60S, इन दोनों से मिलकर ये 80S प्रकार के राइबोसोम बने होते हैं, ठीक है। और जो हमारे 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं और इनकी जो छोटी इकाई होती है वो 30S और बड़ी इकाई इनकी 50S होती है। जो 30S और 50S से मिलकर ये बने होते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद जो 80S प्रकार के राइबोसोम हैं वो हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जो 70S प्रकार के होते हैं वो बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कुछ अन्य हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें ही पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किण्वन और अनोक्सी श्वसन में उचित उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए इनका, ठीक है। तो जो किण्वन है हमारा और अनोक्सी श्वसन है उसमें क्या अंतर है कि किण्वन तो है हमारा एक कोशिका के बाहर होता है और अनोक्सी श्वसन कोशिका के अंदर होता है। दूसरा है कि जो किण्वन होता है इसकी क्रिया में जीवाणु तथा कवकों द्वारा ये होता है, ठीक है। और जो अनोक्सी श्वसन है वो हमारा पौधों, बीजों और जो जीव हैं उनमें वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि ये जो किण्वन होता है वो जीवों द्वारा होने वाली जैविक क्रिया है और जो हमारा क्या होता है अनोक्सी श्वसन होता है वो जीवों में होने वाली क्रिया है, ठीक है। ये अंतर है, वो जीवों द्वारा होता है और अनोक्सी श्वसन जीवों में होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जो हमारा किण्वन होता है इसमें ऊर्जा मुक्त होती है और जो हमारा किण्वन है इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है और जो अनोक्सी श्वसन है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है किण्वन में और जो हमारा अनोक्सी श्वसन है उसमें हमारा पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद जो हमारा किण्वन है उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल बनते हैं। और जो हमारा अनोक्सी श्वसन है उसमें केवल CO2 और अल्कोहल बनते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारा दुग्ध उद्योग में जीवाणुओं के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये मैंने पढ़ा रखा है, ये जीवाणु वाले चैप्टर में मिल जाएगा और ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ये वाला भी आपको मिल जाएगा अगर आप देखेंगे जाकर टेलीग्राम पर, उसमें मैंने नोट शेयर कर रखे हैं, उसमें मिल जाएगा। इसके बाद ऐसे मांसलीय गुद्देदार फल, तो फल वाला भी मैंने PDF शेयर कर रखा है और वीडियो भी देखेंगे आप, फल वाली वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जाएंगे जब, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है पौधों में भोजन के स्थानांतरण, ठीक है। तो जो पौधों के भोजन में स्थानांतरण है ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देखेंगे आप जाके, प्लेलिस्ट में उसमें मिल जाएगा। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक भी मिल जाएगा, लेकिन श्वसन आपके जो 21 के सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है परागन की क्रिया प्रणाली, तो परागन का भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी, उसके भी, और कुकुरबिटेसी कुल के भी, इन सभी के नोट्स टेलीग्राम पे हैं। टेलीग्राम जाकर आप ज्वाइन करें, उसमें आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद प्लेलिस्ट में आप जाएं, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है वो उसमें मिल जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में लिखे, वो भी हम समझा देंगे।